स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक दौर था जब एक आम भारतीय यही सोचता था कि कॉफी तो बड़े लोगों का शौक है, क्योंकि आम आदमी तो चाय पीता है। आफ्टर ऑल, आज भले ही देश के यूथ और जेन जी के कैफे कल्चर में कॉफी का विशेष स्थान हो, मगर हमेशा से भारत और भारतीयों को चाय से ही जोड़कर देखा जाता रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल, ट्रेडिशनल टी प्रोड्यूसर होने के साथ साथ भारत आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग नेशन है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में इन घिसे पिटे स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़कर इंडियन कॉफी की खुशबू सारी दुनिया पर चल रही है। अब देखिए ना, बीते साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने पहली बार 1.2 बिलियन US डॉलर्स की कॉफी एक्सपोर्ट करने की उपलब्धि हासिल की। तो वहीं अपने इस अचीवमेंट को और भी आगे बढ़ाते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच महज 8 महीनों में ही भारत 1.1 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा की कॉफी एक्सपोर्ट कर चुका है, जो इसी टेन्योर में बीते साल में हुए एक्सपोर्ट की अपेक्षा 29% ज्यादा है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ट्रिपल है। मगर यह केवल इन बीते 2 सालों की कहानी नहीं है, बल्कि यदि हम पिछले 5 सालों का डेटा उठाकर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भारत हर गुजरते साल के साथ अपना कॉफी एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहा है, जिसे देखकर पूरी कॉफी इंडस्ट्री हैरान है। क्योंकि साल दर साल बढ़ते ये आंकड़े दिखाते हैं कि ब्राजील और वियतनाम जैसे लीडिंग कॉफी एक्सपोर्टर्स शायद अब गुजरे जमाने के खिलाड़ी बनते दिख रहे हैं और उनकी जगह भारत ही इंटरनेशनल कॉफी मार्केट का नया बादशाह बनने जा रहा है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के इस राइजिंग डोमिनेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही हम ये भी समझते हैं कि कैसे भारत की इस राह में यूरोप ही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनकर बैठा है, जिससे पार पाए बिना भारत के लिए यह कर पाना शायद मुश्किल होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारत में कॉफी प्रोडक्शन की शुरुआत सूफी सेंट बाबा बुदान ने 1670 के आसपास की थी। असल में ये वो दौर था जब रेड सी एंड पर्सियन गल्फ के बीच लोकेटेड अरेबिया से कॉफी केवल रोस्टेड या फिर बेक फॉर्म में ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती थी, जिसके पीछे अरब वर्ल्ड की कोशिश यही थी कि कोई और देश कॉफी को अपने यहां ग्रो न कर पाए और कॉफी प्रोडक्शन पे उनकी मोनोपोली यूं ही बनी रहे। मगर ऐसा माना जाता है कि उस दौर में बाबा बुदान ही पहली बार हज से लौटते समय चुपचाप कॉफी के 7 बीज अपनी लंबी दाढ़ी में छिपाकर भारत ले आए। 7 इसलिए क्योंकि इस नंबर को इस्लाम में काफी सैक्रेड माना जाता है। जिसके बाद उन्होंने ये बीज चिकमंगलूर में स्थित अपनी कुटिया के पीछे बो दिए। उस समय शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये एक कदम आगे जाकर क्या कमाल दिखाएगा, क्योंकि वहीं से भारत में कॉफी के कल्टीवेशन की शुरुआत हो गई, जिसके चलते आज भी कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स पर स्थित चिकमंगलूर को भारत का लैंड ऑफ कॉफी कहकर पुकारा जाता है। यहां तक कि वेस्टर्न घाट के जिस पहाड़ पर बाबा बुदान की कुटिया स्थित थी, आज उसे बाबा बुदानगिरी हिल्स कहकर पुकारा जाता है, जहां उनकी याद में बनाई गई बाबा बुदान की दरगाह आज भी मौजूद है। अब अगर हम कॉफी के कल्टीवेशन की बात करें तो आइडियली इसे ट्रॉपिकल या फिर सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में कल्टीवेट किया जाता है, जहां का टेम्परेचर 16 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और एनुअल रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच हो। इसके अलावा कॉफी प्लांट की एडिक्वेट ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन्ड स्लोप्स और लैटराइट सॉइल की प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड है, जो कंडीशंस देश के सदर्न हिस्से में लोकेटेड वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में भारत के सदर्न स्टेट्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉफी कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल हैं, जिसके चलते अकेले कर्नाटका में ही भारत की 60% कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। जिसके बाद नंबर आता है केरला का, जो देश की लगभग 20% कॉफी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी देश के लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। हालांकि भारत टोटल कॉफी प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में 8th रैंक पर है, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत अपने टोटल कॉफी प्रोडक्शन का 70% से भी ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट कर देता है, जिसके चलते भारत का इंटरनेशनल कॉफी एक्सपोर्ट में शेयर 4% के आसपास है और जो तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। अब वैसे तो भारत में मेजरली अरेबिका और रोबस्टा कॉफीज प्रोड्यूस की जाती हैं, मगर देश के टोटल कॉफी प्रोडक्शन में 70% शेयर अकेले रोबस्टा कॉफी का है। ऐसे में जाहिर है कि भारत के कॉफी एक्सपोर्ट फिगर्स में भी रोबस्टा ही उसका स्टार परफॉर्मर है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल रोबस्टा कॉफी अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और अफोर्डेबिलिटी की वजह से दुनिया भर के इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर्स का फेवरेट है।
जहां कुछ प्रीमियम ब्रांड्स तो अरेबिका कॉफी के इंस्टेंट मिक्सेस बनाने के लिए भी उसमें रोबस्टा को ब्लेंड करते हैं। यही कारण है कि रोबस्टा कॉफी के प्राइसेस ने मल्टी डेकेड हाई रजिस्टर करते हुए अकेले 2024 में ही 60% का स्टीप राइज रजिस्टर किया। ऐसे में इंडिया, जिसका टोटल कॉफी एक्सपोर्ट का 1/3 इंस्टेंट कॉफी ही है, उसका टोटल कॉफी एक्सपोर्ट भी इंस्टेंट कॉफी के ग्लोबल मार्केट की ग्रोथ के साथ बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन कॉफी तेजी से एक्सपोर्ट के प्रीमियम सेगमेंट को कैप्चर करती चली जा रही है। बट इंडिया के कॉफी एम्पायर की ग्रोथ का यही एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ग्लोबल इश्यूज की सिनर्जी भी जिम्मेदार है। तो क्या हैं वो इश्यूज, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम दुनिया के टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि ब्राजील अकेले ही दुनिया की लगभग 40% कॉफी प्रोड्यूस करता है। मगर बीते लंबे समय से क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्राजील इरेटिक वेदर पैटर्न से जूझ रहा है, जो कभी ब्राजील में ड्रॉट कंडीशन क्रिएट करता है तो कभी एक्सट्रीम हीट, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉफी के टोटल प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। और जो प्रोडक्शन होता है वो ब्राजील के अपने कंजम्पशन के लिए यूज में आ जाता है। आफ्टर ऑल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ब्राजील दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कॉफी कंज्यूमर भी है। सिमिलरली, अगर हम वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट कॉफी सप्लायर वियतनाम की बात करें तो वो भी अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट रिस्क को देखते हुए अपने कल्टीवेशन पैटर्न में शिफ्ट ला रहा है, जहां वो पूरी तरह कॉफी पर रिलाई करने के बजाय ड्यूरियन फ्रूट के प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है। वियतनाम ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बीते कुछ सालों में ड्यूरियन के ग्लोबल डिमांड में 400% का सर्ज या इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसे प्रोड्यूस करना वियतनामीज फार्मर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। अब ऐसे में जहां एक ओर कॉफी प्रोडक्शन के ये जायंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन कॉफी इस गैप को फिल करने का काम कर रही है। नतीजा यह है कि आज इंडियन कॉफी की डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो यूरोप हो या रशिया, तुर्की हो या फिर यूएई। मगर इस राइजिंग डिमांड के लिए भारत केवल दूसरों के फेलियर पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसके लिए इंडियन कॉफी की अपनी यूनिक क्वालिटीज भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए, भारत में प्रोड्यूस की जाने वाली कॉफी नेचुरल फॉरेस्ट्स में ट्रेडिशनल मेथड से ग्रो की जाती हैं। रादर भारत वो अकेला देश है जहां सारा कॉफी फार्मिंग शेड्स के अंडर ही ग्रो किया जाता है, साथ ही जिसे हैंडपिक करके सन ड्राई किया जाता है। साथ ही जहां बाकी जगह कॉफी फार्मिंग के लिए एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को चॉप ऑफ किया जाता है, वहीं इंडिया में फॉरेस्ट कैनोपी या फॉरेस्ट कवर मोर और लेस इंटैक्ट ही रहता है। ऐसे में इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला ये इको फ्रेंडली अप्रोच EUDR यानी यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन से भी परफेक्टली अलाइन होता है, जो उन सब रीजन से होने वाले कॉफी इंपोर्ट्स पर बैन इंड्यूस करता है जहां इसके लिए 2020 के बाद डिफॉरेस्टेशन किया गया हो। साथ ही यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में कॉफी के लिए यूज में आने वाला सन ड्राइंग प्रोसेस यूरोप में यूज किए जाने वाले मैकेनिकल ड्रायर्स से कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली है। आफ्टर ऑल, इससे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलती है। अब ऐसे में यह बात साफ दिखाई देती है कि आने वाले समय में भारत ही ग्लोबल कॉफी किंग बनने जा रहा है। मगर भारत के लिए यह राह उतनी भी आसान नहीं है, बल्कि इस राह में बहुत से रोड ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिन्हें टैकल किए बिना भारत कॉफी एक्सपोर्ट का किंग नहीं बन सकता। तो क्या हैं ये रोड ब्लॉक्स, आइए जानते हैं। दोस्तों, अब तक हम ये तो समझ ही चुके हैं कि इंडिया में कॉफी को बेहद सस्टेनेबल तरीके से ग्रो किया जाता है, मगर इस कॉफी को यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के मार्केट में सेल करने के लिए इस कॉफी प्रोडक्शन का पूरी तरह से EUDR से कंप्लायंट होना जरूरी है, जिसे प्रूव करने में देश के कॉफी ग्रोअर्स पर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। आफ्टर ऑल, उनके कॉफी बीन्स किसी भी तरह से डिफॉरेस्टेशन से लिंक्ड नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए फार्मर्स को GPS मैपिंग और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जैसे एक्सपेंसिव टेक अपग्रेड्स करने की जरूरत पड़ेगी, जिसे इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें बड़े टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जो ऑब्वियसली देश के छोटे कॉफी फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इन कंप्लायंस के लिए उन्हें ऑडिट्स और सर्टिफिकेशन जैसे एंडलेस पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है, तो देश को कॉफी एक्सपोर्ट का किंग बनाने का यह सपना अपने आप में एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हालांकि इस इशू को टैकल करने और इंडियन कॉफी प्रोड्यूसर्स को EUDR के अकॉर्डिंग कंप्लाई करवाने के लिए इंडियन कॉफी बोर्ड एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने पर काम कर रहा है, मगर इसे रोल आउट करने में कुछ समय लगेगा। दूसरी ओर, हमारे लिए एक समझने वाली बात यह भी है कि भारत वो अकेला देश नहीं है जहां सस्टेनेबल कॉफी प्रोड्यूस की जा रही हो।
बल्कि साउथ अमेरिकन नेशन इक्वाडोर भी इस मामले में हमसे कोसों आगे है। इक्वाडोर जुलाई 2023 में ही डिफॉरेस्टेशन फ्री सर्टिफिकेशन वाले सस्टेनेबल कॉफी का पहला कंटेनर इटली में एक्सपोर्ट कर चुका है, जहां इस कॉफी को रिगरस मॉनिटरिंग, सैटेलाइट इमेजरी के एनफोर्समेंट और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बाद ही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। ऐसे में इंडिया के लिए यह जरूरी है कि वो भी जल्द से जल्द इस तरफ फोकस करे, क्योंकि यदि हम भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कॉफी के डेस्टिनेशंस पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि इटली और जर्मनी जैसे ईयू मेंबर्स ही भारत के सबसे बड़े कॉफी इंपोर्टिंग नेशन हैं, जो मिलकर भारत की लगभग 1/3 कॉफी को इंपोर्ट करते हैं। मगर ये वो अकेला रोड ब्लॉक नहीं है जो भारत को कॉफी किंग बनने से रोक सकता है, बल्कि भारत की राह में क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक बड़ा रोड ब्लॉक है। आफ्टर ऑल भारत भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से हो रहे इफेक्ट से इम्यून नहीं है। यहां बीते साल कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रेजेंट की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे हर साल बदलते टेम्परेचर पैटर्न्स और इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स कॉफी यील्ड और क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अक्सर अप्रैल और मई के दौरान प्रोलॉन्ग ड्रॉट और हाई टेम्परेचर कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉफी फ्रूट अपने पिनहेड स्टेज पर ही गर्मी से झुलस जाते हैं। इतना ही नहीं, जुलाई में होने वाले हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग बेरी ड्रॉपिंग, स्टॉल क्रॉट और वेट फूड जैसी कंडीशंस पैदा कर देती हैं। साथ ही क्योंकि भारत की सारी कॉफी सन ड्राइड होती है, ऐसे में सडन और अनसीजनल रेन्स कॉफी की इस ड्राइंग प्रोसेस को भी कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कॉफी ग्रोइंग एरियाज जैसे सकलेशपुर और वायनाड में होने वाले लैंडस्लाइड्स की वजह से भी कॉफी प्लांटेशंस को हैवी लॉस फेस करना पड़ रहा है। इसकी वजह से देश के कॉफी बेल्ट को 15 to 20% तक का एस्टिमेटेड यील्ड लॉस फेस करना पड़ता है। दूसरी तरफ इंडियन कॉफी फार्मर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज प्रोडक्शन की बढ़ती कॉस्ट भी है, जिसका एक प्राइम रीजन इंडिया में राइजिंग लेबर कॉस्ट है। अब देखिए, जहां एक और दुनिया के बाकी प्राइम कॉफी ग्रोइंग कंट्रीज में कॉफी प्रोडक्शन के लिए फैंसी मशीन्स को यूज किया जाता है, वहीं इंडिया में होने वाला सारा कॉफी कल्टीवेशन प्रोसेस मैनुअल है, जिसकी वजह से जहां ब्राजील में पूरे प्रोडक्शन का महज 25% ही लेबर कॉस्ट में स्पेंड होता है, वहीं इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर कॉस्ट का शेयर 65% है। ऐसे में यह बात जाहिर है कि इसका सीधा असर देश के कॉफी ग्रोअर्स के प्रॉफिट मार्जिन पर भी पड़ता है, जहां बढ़ते लेबर कॉस्ट और गिरते प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आज बहुत से ट्रेडिशनल इंडियन कॉफी फार्मर्स इस काम से ही दूर जाते जा रहे हैं। इसके बाद भी जो कॉफी कल्टीवेटर्स अपनी कॉफी को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। असल में इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट्स तक ले जाने का शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट शिपिंग रूट सुएज कनाल से होकर जाता है, मगर सुएज कनाल तक ले जाने वाले रेड सी का ट्रेडिंग रूट बीते लंबे समय से रीजनल टेंशंस की वजह से डिसरप्टेड है। जहां कुछ समय से यमन के रेबेल ग्रुप हौतीज लगातार यमन से गुजरने वाले कमर्शियल वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को अपने शिपमेंट्स पहुंचाने के लिए लंबे सी रूट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन्स और भी ज्यादा हिट होते चले जा रहे हैं। मगर इन सब हर्डल्स और रोड ब्लॉक्स के बावजूद भी आने वाले समय में इंडिया के कॉफी किंग बनने की प्रबल संभावना है, जहां इस काम में भारत का पड़ोसी देश ही उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा पड़ोसी, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में ग्लोबल कॉफी एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर लगभग 4% के आसपास है, जिसे इंक्रीज करने में हमारा पड़ोसी देश चीन एक की रोल प्ले कर सकता है। जी हां, चीन, जो यूं तो लंबे समय से प्राइमरली एक टी ड्रिंकिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है, मगर बीते कुछ समय में चाइना के लोगों के बीच इंस्टेंट कॉफी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा यह है कि आज चाइना में इंस्टेंट कॉफी कैफेज की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और आज की तारीख में चाइना में 50,000 से ज्यादा ब्रांडेड कॉफी आउटलेट्स डेवलप हो चुके हैं। बल्कि चाइना में कॉफी के बढ़ते क्रेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां होने वाला कॉफी इंपोर्ट बीते 10 सालों में 3 टाइम्स बढ़ चुका है। ऐसे में अगर भारत चाइना जैसे मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा लेता है, तो भारत ग्लोबल कॉफी मार्केट में अपना एक्सपोर्ट शेयर नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि भारत ट्रूली एक कॉफी किंग बनना चाहता है, तो उसे यूरोपियन कंट्रीज जैसे ट्रेडिशनल इंपोर्टर्स के साथ साथ दूसरे न्यूली इमर्जिंग कॉफी मार्केट्स पर भी फोकस करना होगा। उदाहरण के लिए लेटेस्ट एक्सपोर्ट फिगर्स ये बताते हैं कि बीते कुछ सालों में इंडियन कॉफी की डिमांड यूएई, रशिया और तुर्की जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली रशिया, जहां बीते कुछ समय में इंस्टेंट कॉफी की डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के डिसबैलेंस होने से
कॉफी प्राइसेस ने हिस्टोरिक सर्ज नोटिस किया है। ऐसे में इंडिया के लिए यह जरूरी है कि वो इन मार्केट्स पर भी अपनी पकड़ को और मजबूत करे और इसी बीच अपने लोकल बॉटलनेक्स, क्वालिटी चेक्स और सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को दुरुस्त कर ले। आफ्टर ऑल भारत के लिए यही वो मौका है जब वो ब्राजील और वियतनाम के गिरते कॉफी एक्सपोर्ट के बीच अपने लिए एक नया मुकाम बना सकता है। दोस्तों, अगर भारत टाइम बाउंड मैनर में ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अपनी चाय के साथ साथ अपनी कॉफी से भी सारी दुनिया को अपने रंग और खुशबू में सराबोर कर देगा, जहां सारी दुनिया भारत की ही कॉफी और चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत करेगी और हमारी इंडियन इकोनॉमी एक और फील्ड में अपना डंका सारी दुनिया में बजाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भारत 2027 तक दुनिया का नया कॉफी किंग बनकर उभर पाएगा? आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।